दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। चुनावी राजनीति का खेल भी अजीब है। सत्ता के दो दावेदारों के बीच जंग में हार जीत का फैसला कई बार तीसरे खिलाड़ी के खेल पर निर्भर करता है। 5 फरवरी 2025 को होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी कुछ वैसा ही विचित्र समीकरण बनता दिख रहा है। वैसे तो दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन है अधूरा राज्य ही। सत्ता के बहुत से निर्णायक सूत्र उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के हाथों में रहते हैं। बहरहाल, इस अधूरे राज्य की सत्ता के लिए भी राजनीतिक दलों में जंग पूरे जोरों पर लड़ी जा रही है। इस जंग में चुनावी वायदों से लेकर दलगत और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक किसी भी हथियार के इस्तेमाल से किसी को भी कोई परहेज नहीं दिख रहा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है और 70 सदस्यों वाली विधानसभा में मात्र 8 सीटों के साथ ही सही बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है। इसलिए सत्ता की जंग मुख्यतः इन दोनों के बीच ही मानी जा रही है। ऐसा मानने का दूसरा कारण यह भी है कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय चेहरा है, तो आम आदमी पार्टी के पास भी अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में सबसे लोकप्रिय चेहरा है। इसके बावजूद देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस इस चुनावी जंग को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अभी पिछले साल ही दिल्ली में लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लड़ी कांग्रेस की विधानसभा चुनाव की तैयारियां और तेवरों से उसकी कोशिशें किसी हद तक कामयाब भी लगती हैं। यह बात बार बार कही जाती रही है कि क्रिकेट की तरह भारतीय चुनावी राजनीति में भी भविष्यवाणी करना बेहद जोखिम भरा काम है। लेकिन पिछले चुनावी आंकड़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि सत्ता के लिए मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होते हुए भी निर्णायक भूमिका कांग्रेस निभा सकती है। अगर दिल्ली की सत्ता से 27 साल का अपना वनवास समाप्त कर बीजेपी इस बार कमल खिलाने में सफल हुई तो उसमें निर्णायक भूमिका हाथ यानी कांग्रेस की ही रहेगी। यह सुनने और पढ़ने में अजीब लग सकता है, लेकिन दिल्ली की जमीनी राजनीतिक हकीकत कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। पहले जनसंघ और फिर बीजेपी ही दिल्ली में राजनीति की दूसरी बड़ी खिलाड़ी रही है कांग्रेस के अलावा। दिल्ली में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ 2013 के विधानसभा चुनाव में। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद उन्हीं के कुछ शिष्यों द्वारा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनाई गई आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी और पिछले 15 साल से सत्तारूढ़ कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेलकर 28 सीटों के साथ दूसरा बड़ा दल बन गई। बेशक सबसे बड़ा दल बीजेपी थी 31 सीटों के साथ, पर उसे सत्ता से रोकने के लिए कांग्रेस ने उसी आम आदमी पार्टी की सरकार अपने समर्थन से बनवा दी जिसने उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया था। क्या कांग्रेस का वह फैसला आत्मघाती साबित हुआ? दरअसल इसी सवाल के जवाब में कांग्रेस की संभावित चुनावी भूमिका का संकेत भी छिपा है। उसे समझने के लिए 2013 और उसके बाद के दिल्ली विधानसभा चुनावों में इन तीनों राजनीतिक दलों को मिले वोटों का प्रतिशत जानना और समझना जरूरी है। 2013 के अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने 29% वोट हासिल करते हुए 28 सीटें जीती थी, तब भी कांग्रेस को 24.5% वोट मिले थे। हालांकि कांग्रेस मात्र 8 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी द्वारा सेंधमारी के बावजूद उसके पास सम्मानजनक वोट परसेंटेज था। उसी चुनाव में 33.1% वोट लेकर बीजेपी 31 सीटों के साथ विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। दरअसल दिल्ली की राजनीति में
उससे भी बड़ा उलटफेर उसके बाद 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में हुआ, जिनमें कांग्रेस का वोट परसेंट लगातार गिरता गया और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी का ग्राफ चढ़ता गया। अगर बमुश्किल 1.25 साल बाद ही फरवरी 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंट 24.5 से गिरकर 9.7 रह गया, तो उसे 2015 में अपने समर्थन से आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने के अलावा किस राजनीतिक भूल का परिणाम माना जा सकता है। उल्लेखनीय यह भी है कि 2015 के ही विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज 29 से छलांग लगाकर 54.6% हो गया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से उसका परंपरागत वोट बैंक गरीब, दलित और अल्पसंख्यक छीनते हुए बीजेपी के मिडिल क्लास वोट बैंक में भी सेंध लगाई। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि बीजेपी का वोट बैंक 33.1% से गिरकर 32.2% पर आ गया। इसका अंतिम चुनावी परिणाम यह निकला कि 28 सीटों वाली आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों के साथ इतिहास रच दिया, तो 31 सीटों के साथ पिछली विधानसभा में सबसे बड़ा दल रही बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। दिल्ली का यह चुनाव परिणाम देश की राजनीति के लिए भी अप्रत्याशित रहा, लेकिन 2020 में आम आदमी पार्टी की कमोवेश वैसी ही चुनावी सफलता ने उसके पंखों को इतनी ऊंची उड़ान दे दी कि 2022 में वह पंजाब में भी सत्तारूढ़ हो गई और गुजरात एवं गोवा में मिले वोट परसेंटेज और सीटों के बल पर राष्ट्रीय दल का दर्जा भी पा गई। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी द्वारा अपना वोट परसेंटेज 32.2 से बढ़ाकर 28.5 तक ले जाने के बावजूद आम आदमी पार्टी का 62 सीटें जीत जाना चौंकाने वाला रहा। बेशक सीटें बीजेपी की भी 3 से बढ़कर 8 हो गईं, पर कांग्रेस का वोट बैंक और भी आधा रह जाने के चलते आम आदमी पार्टी अपने वोट बैंक में 1% की गिरावट के बावजूद लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत पाने में सफल हो गई। आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज 9.7 से गिरकर 4.3 रह गया, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट 54.6 से गिरकर 53.6 पर आ गया। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती, पर यदि मान भी लें कि बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी अपना वोट 4 या 5% बढ़ाने में कामयाब हो जाती है, तब भी वह आम आदमी पार्टी को बहुमत पाने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि उतना परसेंट वोट घटने के बावजूद आम आदमी पार्टी 47 या 48% वोट के साथ बीजेपी से बहुत आगे रही। ऐसे में आम आदमी पार्टी का विजय रथ दिल्ली में तभी रुक सकता है जब कांग्रेस अपने वोट परसेंट को 4.3 से बढ़ाकर 3 गुना तक ले जाए। अगर कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार या उसका बड़ा हिस्सा वापस पाकर वैसा चमत्कार कर पाई, तो आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज गिरकर बीजेपी के संभावित वोट परसेंटेज से भी नीचे जा सकता है और दिल्ली में सत्ता की बाजी पलट सकती है। इसलिए त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे कमजोर होते हुए भी सत्ता की जंग में निर्णायक भूमिका कांग्रेस की ही रहने वाली है। अगर 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता का कमल खिला, तो उसका श्रेय हाथ यानी कांग्रेस को ही जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दिल्ली में सत्ता की इस दिलचस्प जंग पर और उसके समीकरण पर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही।
जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।